बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के मेहमान से ज़्यादा मेरे ख़्याल में उनके वालिदैन दूरअंदेश थे कि उन्होंने उनका नाम उसतुल्लाह ख़ान रखा, क्योंकि उनकी सोच में जो वसअत है, उनके मुतालिया में जो वसअत है, या जितना वसी उनका मुशाहिदा है और जितना कुशादा उनका सीना है, तो लगता यही है कि उन पे कोई इल्हाम हुआ था कि उन्होंने उनकी शख्सियत की मुनासिबत से बड़ा मौजू नाम रखा था। और मुझे बाज़ औक़ात वो मेरा रश्क, वैसे तो उनकी हर सलाहियत पे मुझे रश्क आता है और उनके तर्ज़ सहाफ़त पे, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ और जिस हंसी मजाक में वो क्रिटिकल से क्रिटिकल और हसास मौज़ूआत को बयान कर देते हैं, तो उनका वो फ़न, उस पे बाज़ औक़ात मेरा वो रश्क जो है वो हद तक भी चला जाता है। और अरसा हुआ कि मैं उनसे ये फ़न सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रत्ती भर भी नहीं सीख सका। जिस तरह इमरान ख़ान साहब इतने अरसे हुकूमत में रहने के बावजूद तर्ज़ कोई हुक्मरानी नहीं सीख सके, तो मैं उनसे ये फ़न नहीं सीख सका। वो इस्लामाबाद कभी कभी तशरीफ़ लाते हैं, बाकी लोग सिर्फ़ हुकूमत का हाल जानने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी फ़ैमिली को का हाल जानने के लिए भी आते हैं। और इस मरतबा उन्होंने मेरे ख़्याल में सियासत की भी खूब और हुकूमत की भी खूब जानकारी की है, तो हमने इस मौका को गनीमत समझा। और बल्कि इस प्रोग्राम के लिए हम सबूक सईद साहब के ताउन के भी मशकूर है कि उन्होंने ये मौका फ़राहम करने में मदद की। तो जनाब उसतुल्लाह ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊं, मेरा तो काम हो गया। हाँ, इसलिए कि मैं यही सुनना चाह रहा था। आपको पता है जो अच्छा। आपने कहा, और इसमें से आधी से ज़्यादा बातें ज़ाहिर है मेरे लिए मैं भी यू नई टर्न थी। भी ले सकता हूँ। वो तो आप ज़ाहिर है 5 मिनट बाद यही करेंगे। हाँ। तो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, जहाँ से आप चाहें। इधर क्या महसूस किया आपने? ये जो इमरान ख़ान साहब की जाने जाने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, आपने क्या महसूस हुआ है कि जा रहा है कि नहीं टिका रहेगा? देखो, मेरे लिए ये रेलेवेंट नहीं है कि कोई जा रहा है, यानी ज़ाहिर है जो आया है उसे जाना भी है। और ये सर्कल ऑफ लाइफ इसी तरह चलता है। ये भी आए हैं तो चले ही जाएंगे, इनकी जगह कोई और आएगा, वो भी चला जाएगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो ये देख के आ रहा है कि एक मामूली सी बात को किस तरह आप हिमालय में तब्दील करते हैं। मतलब बज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तहरीक एतमाद या अदम एतमाद, वो पार्लियामेंट की चार दीवारी में पार्लियामेंट के हॉल का मसला होता है। खान साहब ने कोई शायद दो दफ़ा तो एतमाद का वोट हासिल किया है इस ऐवान से। तो और ये अदम एतमाद का पहला सिलसिला है इनका। अब ये कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मसला तो नहीं है, विद इन द बाउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। लेकिन जिस तरह इन्होंने या इनकी टीम ने इसको एक मामूल की चीज़ को माउंट एवरेस्ट बनाने की कोशिश की है, इस फ़न पे मैं इनको दाद देना चाहूँगा। अच्छा, इससे पहले भी आपने ज़ाहिर है आपका तारीख़ का शऊर मैं वक्तन फ़वक्तन आपके कॉलमों में भी देखता रहता हूँ। अदम एतमाद की तहरीकें आती रही हैं इस मुल्क में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और उनसे निपटा भी जाता रहा है। मसलन रिसेंट मेमोरी में बीबी के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी, या फिर बाद में 2002 और 7 के दरमियान जो हुआ। लेकिन इन्होंने इसको एक, जैसे कहते हैं ना, एक पेचीदा सर्कस के तौर पे, लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं है। ये तो बार बार कहते हैं घबराना नहीं, कि घबरा गए हैं इसलिए पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो तो मैं एक बड़े सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि इससे आपकी नफ्सियात जो है वो भी सामने आती है। मसलन कितनी आसान है ये बात, मैं कहूँ कि सलीम साफ़ी आप जब चाहें मुझे गाली दे सकते हैं, आई डोंट माइंड। या सलीम साफ़ी आप जब चाहेंगे मैं इस कुर्सी से चला जाऊँगा, आई डोंट माइंड। लेकिन जब
प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा हो कि इन्होंने ये कह दिया है सीरियसली कि अब आप जाएं, तो मेरे अंदर का जो असल आदमी है वो उभर के सामने आता है। तो यहाँ ये जो अब तक का नैरेटिव था इनका कि जी मैं तो आप लोगों के लिए हूँ वरना मेरा क्या है, मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं आज चला जाऊँ लंदन में आराम से रह के बैठ सकता हूँ, या ये कि आप जिस दिन कहें कि मुझे कुर्सी का शौक़ नहीं या मैं हर कीमत पे इक़्तिदार में नहीं रहना चाहता, ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं ना तवातुर से, आज से नहीं, पिछले कम से कम 10 साल से 11 साल से सुनते आ रहे हैं। तो मुतमईन थे ना, पुश्तिबान थे। अब उनकी आजमाइश का वक्त है कि जी ये चीज़ें वाकई होने जा रही हैं अगर, तो उस वक्त भी फिर इन्हें उसी वक़ार का मुजाहरा करना चाहिए जिस वक़ार के मुजाहरे की ये कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से दूसरा इंसान आ रहा है जो कि जलसों का सहारा ले, मसलन पार्लियामेंट, आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप जलसे क्यों कर रहे हैं? और आप जो हैं वो ज़बान क्यों बोल रहे हैं जो कि अपोजिशन में रहते हुए? कह रहे हैं मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, कहते हैं अब CIA रॉ मोसाद, मैं कह रहा हूँ, अब मैं उनकी बात दुरुस्त मान लेता हूँ, आलमी साजिश हो रही है, सब ने उनका घेरा किया हुआ है, इस वक्त दुनिया को कोई काम नहीं है, यूक्रेन और पुतिन का मसला भी सानवी हैसियत इख्तियार कर चुका है, सारा का सारा जहान इनके पीछे लगा हुआ है, मैंने मान ली ये बात। लेकिन सवाल ये है कि इस क्राइसिस में एक जो शख्सी वक़ार है, एक जो आपके ओहदे का वक़ार है, या आपकी जो एक बकौल आपके 20, 22, 23 साल की स्ट्रगल है उसके पीछे, उसने जो आपको सिखाया है, ये वक्त है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, ताकि कल कला अगर आप चले भी जाएं तो कम से कम ये याद रहे कि एक आदमी वक़ार के साथ गया। ये बात एज अ वोटर मुझे याद रहनी चाहिए जब मैं आइंदा बैलेट में फ़ैसला करूं कि मुझे इमरान खान को वोट देना है या नहीं। ये कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि छोड़ के जाना चाह रहे हैं, या ये इन्हें यकीन नहीं है कि ये दोबारा भी आ जाएंगे, लिहाजा ये हर कीमत पे नहीं। मुझे आपका तज्जिया और मालूमात चाहिए ना। आपने तो अमर बिल मारूफ शुरू कर दिए है कि उनको नसीहत या कर रहे हैं कि ये करे वो करे। ये क्या वाकई उनके ख़िलाफ़ कोई आलमी साजिश हो रही है? ये आलमी साजिश उनके ख़िलाफ़ मुझे नहीं लगता कि आलमी साजिश की ज़रूरत है। दुनिया को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इनके ख़िलाफ़ साजिश करें। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे दोस्तों में भी बहुत से लोग हैं, मैं कहता हूँ तुझे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, तू अपने लिए काफ़ी है। मेरी तरफ तो इशारा नहीं, मैं एक में दे रहा हूँ, आपकी तरफ भी हो सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनमें एक बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस लगा हुआ होता है। तो उनको हुए तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए बहुत होते हैं। अच्छा, जब आदमी एक गलती कर रहा होता है पैनिक में, तो फिर वो डोमिनो इफ़ेक्ट पे चलता है, वो लगातार गलती करता चला जाता है। लेकिन जब आदमी एक जगह खड़ा हो जाता है तो फिर वो चांस होता है कि जब अगर खड़ा हो गया तो अब उसकी सोचने समझने की फैकल्टी भी चलने लगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि खान साहब इसके आदी नहीं हैं, इस तरह के घेराव के जो उनका हुआ है, वो अब तक ये देखते आए हैं कि अपोजिशन का घेराव होता रहा है, किस तरह उनको क्रंच किया जाता रहा है। वो अब तक ये इस बात के आदी रहे हैं कि अगर मैं असल वजह तो ये नहीं है कि जो इनके लिए अपोजिशन का घेराव करते थे और साथ जो है इनको तबकी देते थे और इनके हर मसले को हैंडल करते थे, तो वो दरमियान से हट गए हैं या न्यूट्रल हो गए हैं। असल वजह मेरे ख्याल में वही है। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी वजह आप बता रहे हैं ना। ये तो जो मुश्ताक रेडी वाला है उसको भी मालूम है इस वक्त कि ये है। असल मसला यही है कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया। अच्छा, अगर एम्पायर न्यूट्रल हो गया है तो अब आप जो हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आप में कितना दम है, मैं ये देखना चाहता हूँ। एम्पायर भाग गया है, न्यूट्रल नहीं भाग गया, चले
फ़र्ज़ कर लिया भाग गया है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान, जो तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है, जिसको मैं 2000 से जान रहा हूँ, जिसका एक ग्रेजुअल सफ़र मैंने देखा है, वो अब उसकी आजमाइश का वक्त है कि अगर सब भी भाग गए हैं तो वो कहाँ खड़ा है और किन के साथ खड़ा है और क्या करना चाहता है। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा उस हवाले से कि कोई एक सिरा जिसे मैं पकड़ के कह सकूं कि यार ये इसने बहुत सही बात की है, इसको इस वक्त जो है खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो आपको नहीं लगता कि डट के खड़ा है इमरान खान? ये जो जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, जिस तरह के हर तरह की ट्राइयाँ हो रही हैं, इसमें आपको लगता है कि ये डट के खड़े होने वाली बात है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होती, इसलिए कि कॉन्फिडेंस बहुत होता है आप में, आपको पता होता है ये सामने वाले क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब आप अंदर से शेकी होते हैं तो आपकी आवाज़ बुलंद होती चली जाती है और फिर चीखना शुरू कर देते हैं आप, और आप समझते हैं कि ये जो चीख है इससे दूसरे ये समझेंगे कि शायद मैं पावरफुल हूँ इसलिए चीख रहा हूँ। लेकिन जो पावरफुल होते हैं उन्हें चीखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आजकल तासुर दे रहा है जैसे भुट्टो इंसानी बनने का। भुट्टो का भी यही था कि आखिर में वो कह रहे थे कि मैं अमेरिका और वेस्ट उनके पीछे पड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ मसलन उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने अब वज़ारा ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। वो मशहूर जो हम मुस्तफ़ी वो गाना भी, नगमा भी आजकल इन्होंने दोबारा रिलीज़ करा दिया है, उसको नई रंग दे के और तब यानी नए आहंग के साथ। तो कोई यानी जहाँ तक बात होगा, मुझे तो लगता है कि यानी भुट्टो में और इनमें उतना फ़र्क है जितना अहमद फराज और शिबली फराज में है। लेकिन आप चूँकि भुट्टो को भी बड़ा करीब से जानते हैं थे और उसको कवर भी किया है, तो भुट्टो और इनमें कोई कदर मुश्तरक नज़र आती है आपको? भुट्टो बहुत बड़ा लिखा आदमी था और भुट्टो की जो सियासत है वो उसके पीछे एक ख़ानदानी रिवायत थी, दादा से, बाप से, और फिर भुट्टो, और फिर यह रिवायत आज तक चल रही है। भुट्टो उस ज़माने का जो वेस्ट था, उसने उसके ज़बान से कभी भी आपने ये जुमला नहीं सुना होगा ज़िंदगी भर के मैं वेस्ट को वेस्ट से ज़्यादा जानता हूँ। उसको कहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि ऐसा था तो उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो उसकी ही हो गई ज़ाती काबिलियत। फिर भुट्टो ने अप्रेंटिसशिप की सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में, फिर अयूब ख़ान के साथ रहे वो, फिर अयूब ख़ान से अलग हुए, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो सपोर्ट किया वीज़ा वी मुजीबुर रहमान। फिर वो जो 71 में हुआ, वो ज़ाहिर है कि दिस इज़ ऑब्वियस सिलसिला हुआ। भुट्टो जो है उसको अमर रहने का हर बड़े आदमी चाहता है कि तारीख़ में उसका नाम रहे, तो ज़ाहिर है भुट्टो का भी ये मसला था कि उसे अमर रहना है। लेकिन उसने कुछ ऐसे सीरियस काम किए कि उसको ये वहम हो सकता था कि उसके ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही है। मसलन वो जो थर्ड वर्ल्ड का एक उन्होंने सिलसिला चलाया था कि थर्ड वर्ल्ड की एक यूनिटी होनी चाहिए। 73 की वॉर के बाद जो ऑयल एम्बार्गो हुआ था, तो उसके बाद वो खासे एक्टिव थे। और इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक मैनिफेस्टेशन थी। वो उस ज़माने की जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी, इस ज़माने की इस्लामी कॉन्फ्रेंस से क़तन मुख्तलिफ थी। उस वक्त उसकी बात सुनी जाती थी। अब तो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ने पता भी नहीं चलता कि कब हो गई कब नहीं, लेकिन उस ज़माने में नोटिस लेती थी दुनिया। फिर जो उनका जो एटॉमिक प्रोग्राम था, जो उन्होंने वेस्ट की दुम पे जिसने पाँव रखा, वो एटॉमिक प्रोग्राम था कि जी हम घास खा लेंगे और एटम बम बना के रहेंगे, और उन्होंने सीरियसली इस काम को आगे बढ़ाया। ये हर आदमी मानता है कि ही वॉज द फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उसने ये कुछ
वाकई असली काम किए कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका या वेस्ट जो है उसका दुश्मन हो गया हो। इन्होंने 3.5 साल में ऐसा क्या किया कि मुझे ये शुबा हो कि वाकई वेस्ट इनका दुश्मन हो गया है। इन्होंने ये एक दफ़ा जुर्रत का मुजाहरा किया था कि उर्दवान के साथ मिलके और महातीर मोहम्मद के साथ मिलके सऊदी अरब के पैरेलल और ओआईसी के पैरेलल एक ब्लॉक बनाने की सिर्फ बात की थी, कोशिश नहीं, बात की थी। रियाद से अचानक आया कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, तो पहले चीफ को जाना पड़ा, फिर इन्हें जाना पड़ा और ये साफ मुकर गए, ऐसी तो कोई गल ही नहीं सी। ये एक वाहिद मुझे अगर कोई एडवेंचर 3.5 साल में नज़र आता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो वो ये था। तो किस बुनियाद पे अगर इनके खिलाफ तो ओआईसी के वजूद और एक्टिविटीज़ को आप वेस्ट के मफाद के मुनाफी नहीं समझते? ओआईसी को मैं कुछ भी नहीं समझता आज की ओआईसी को, वो कुछ भी नहीं है। वो एक टॉकिंग क्लब है जिसकी इवन ख़बर भी लोग अब ध्यान से नहीं पढ़ते। अच्छा, और अगर इस क्रेडेंशियल पे वेस्ट इनके ख़िलाफ़ है तो यार कैमरून का सदर जो है उसने क्या कसूर किया है, उसके ख़िलाफ़ भी वेस्ट को होना चाहिए। सोमालिया का इस वक्त जो भी सदर है मुझे उसका नहीं पता, उसके ख़िलाफ़ भी वेस्ट को होना चाहिए अगर ये क्राइटेरिया है। वेस्ट को तो उर्दवान के ख़िलाफ़ होना चाहिए जिसके कुछ ऑब्वियस किस्म के जेस्चर्स हैं, लेकिन उर्दवान के ख़िलाफ़ भी नहीं। लेकिन ये खान साहब कहते हैं कि एक तो देखें मैंने वार ऑन टेरर की मुखालफत की, ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता रहा, अब वो अड्डे मांग रहे थे, मैंने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो अब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं रूस गया हूँ। उनके सफ़ीरों ने मुझे ख़त लिखा यूरोप के कि रूस की मुखालफत में बयान दो, मैंने उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो ये ऐसे जराइम नहीं है कि उसकी वजह से अमेरिका उनको गिराना चाहेगा। लेकिन बाइडन की कॉल का इंतज़ार कौन कर रहा था? मैं ये अरमान किसे था कि यार बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, यार ये कैसा सदर है, अब तक हमने इतना साथ दिया है, बाइडन ने फ़ोन नहीं किया है, तो ये क्या हो सकता है? दूसरे ये है कि ये कह सकते हैं कि जी मैं उसकी जो बाइडन की डेमोक्रेसी की कॉन्फ्रेंस थी उसमें नहीं गए, ये अच्छी बात है, लेकिन ये इसलिए नहीं गए कि ये इन्होंने कहा है मैं नहीं जा रहा, तूने कॉल नहीं की तो मैं क्यों आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने ताइवान को इनवाइट कर लिया था। चाइना और ताइवान का आपको मसला पता है, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप आपको पता है, तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जाना नहीं बनता था और ये डिसीजन ठीक हुआ कि पाकिस्तान ने दिसंबर में जो कॉन्फ्रेंस हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उसमें शिरकत नहीं की। रही बात पुतिन के अब रूस के दौरे की, तो रूस का दौरा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जब ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, ये बात भी हमारी समझ में आती है कि यार हम छोटे मुल्क हैं, हम हाथियों की लड़ाई में अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एक का साथ देना और हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। लेकिन एक जगह तो आप न्यूट्रल हैं, लेकिन उसी दूसरी जगह आप इंटरनल पॉलिटिक्स में जब कोई न्यूट्रल रोल प्ले करता है तो आप होते हैं कि जी न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। तो अगर मैं इस आपकी तशरीह को इंटरनेशनली भी अप्लाई करूं तो आप कौन हैं, इंटरनली भी अप्लाई करूं तो बाकी न्यूट्रल जो हैं वो कौन हैं, तो किसी एक गोल पोस्ट पे अगर साहब टिक जाए ना तो बड़ी आसानी होती है कि यार ये इनकी अच्छाइयाँ हैं, ये इनकी बुराइयाँ हैं, इनकी अच्छाइयाँ इनकी बुराइयों से ज़्यादा हैं हर इंसान की तरह, लिहाजा मैं इनके साथ दे रहा हूँ। मुझे कल ये नहीं पता चलेगा कि आज जो इन्होंने कहा है क्या कल भी उस पर टिके रहेंगे या कल उसके मानी बदल जाएंगे। तो मेरे लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैं खान साहब का साथ देना भी चाहूँ, खड़ा भी रहना चाहूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि आज जो भी तारीख़ है 25 तारीख को इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ होगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम वो ये बता रहे हैं कि ये हमने इंडिया के जवाब में जारहाना सफारतकारी किए, उनको एक जुनूनी रियासत के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया, तो अब इंडिया भी मेरे ख़िलाफ़ और मेरी हुकूमत को गिराने के लिए पैसा लगा रहा है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया उनको हुकूमत को गिराना चाहेगा? लेकिन इंडिया की जो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी है उससे वो तो मुतासिर भी तो है।
तो ये अच्छी बात है, अगर दुश्मन की कोई बात अच्छी है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इतराफ़ करना चाहिए। तो इंडिया को इन्होंने फाशिस्ट रियासत के तौर पे पाकिस्तान में तो इंट्रोड्यूस किया है, और वो हैं भी फाशिस्ट जिस तरह की उनकी पॉलिसियाँ हैं। लेकिन क्या अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क आया, या यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान से तो टेंशन है, क्या इंडिया से भी उतनी ही टेंशन हुई है, इसलिए कि वहाँ मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं उन पे एक हर्फ कहें। तो इन्होंने कहाँ इंडिया को एक फाशिस्ट रियासत के तौर पे पाकिस्तान की बाउंड्री के अलावा इंट्रोड्यूस कराया? मैं उस मुल्क का नाम जानना चाहता हूँ। सऊदी अरब मोदी जाता है, उस वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उसके गले में डाला जाता है। जो रिलायंस है ग्रुप है उसमें और अरामको में जो 100 बिलियन प्लस की जो डील होती है, वो कश्मीर को इंडिया में जम करने के बाद की कहानी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने किस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी वीज़ा वी इंडिया उस पर इम्पैक्ट डाला है, जिससे मैं ये समझूं कि यार कुछ तो किया है। नहीं, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जिसको नाराज़ किया वो एक ही मुल्क है, उसका नाम चीन है। जो माजी के हुक्मरानों ने जिस तरीके से उनके साथ मामलात आगे बढ़ाए थे, तो उनको काफ़ी इन्होंने डिसरप्ट किया है। और फिर जिस तरीके से IMF पे डिपेंडेंसी बढ़ा दी, तो वो चीन है। लेकिन वो और कहते हैं कि जी मैं इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है, मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, और अब तो अमर बिल मारूफ भी शुरू कर दी है। तो इसलिए वो कहते कि आलम कुफर को मेरा ये किरदार पसंद नहीं है। ये वजह तो नहीं हो सकती? हो सकता है ये हो, लेकिन आलम, मैं फिर वही कहूँगा कि आलम कुफर इनको कितना नोटिस ले रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब इस्लामी फोबिया पे उर्दवान बहुत ज़्यादा बोला है, उसने तो बराह रास्त फ्रांस से टक्कर भी ली है। और जो इसराइल से ठीक है तुर्की के ताल्लुकात हैं सफारती, लेकिन जब जब भी गज़ा पे अटैक हुआ है या और भी जहाँ जहाँ भी मसाइल हुए हैं, उसने बराह रास्त खुल के बात की है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उसका भी किरदार होगा कि इस्लामी फोबिया को UN जनरल असम्बली से एक बुराई करार देने में खान साहब की भी किरदार होगा, और होना भी चाहिए। तो ये मुश्तरका पेशकश बिल्कुल हो सकती है। और अगर खान साहब इसका सोल वो लेना भी चाहें, तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि खुशी है कि अगर ये बात सच है कि जी इनकी एफ़र्ट की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर लिया इस्लामी फोबिया को, तो मुझे तो इसके साथ कोई मसला नहीं, खुशी है। अच्छा, आपको उसकी तो खुशी है, लेकिन ये अपोजिशन जमातें जिस तरह इकट्ठी हो गई हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना वगैरह, और जिस तरीके से अदम एतमाद ला रहे हैं, जिन जमातों को साथ मिला रहे हैं, इनके हाथ से जिस तरह लोगों को डिफेक्ट करवा रहे हैं, इससे आपको खुशी हो रही है? और ये मुल्क के और जमहूरियत के लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? नहीं, कौन कहेगा कि ये अच्छा हो रहा है, लेकिन ये वही हो रहा है जो अब तक यहाँ होता आया है। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो रहा है। बस ये है कि आज इमरान खान चीख रहे हैं कि उनके बंदे तोड़े जा रहे हैं। 2018 में इलेक्शन से पहले अपोजिशन वाले चीख रहे थे कि उनके बंदे तोड़े जा रहे हैं। उससे पहले छांगा मांगा में नून वाले कह रहे थे ज़मीर की आवाज़ पे वोटिंग हो रही है, और बेनज़ीर भुट्टो वाले कह रहे थे कि उनके बंदे ख़राब किए जा रहे हैं। फिर मरी के होटल में ये कहानी कहाँ से हमारे लिए नई हो गई, या इसमें कौन सी ऐसी क़यामत टूट पड़ी कि जो इससे पहले नहीं हुआ है। मतलब 50s में जो झुरलू या जुक्तो फ्रंट या रिपब्लिकन पार्टी, उससे लेके आज PTI के मुनहरफीन तक, ये फ़िल्म कितनी बार बनी है और कितनी बार रिलीज़ हुई है। और अब तो हम इसको इतनी ऐसी सच्चाई मान चुके हैं पाकिस्तानी सिस्टम की कि इस पे तो अब रेटिंग भी नहीं आती, इस पे तो लोग अब ध्यान से बात भी नहीं सुनती। उनको लगता है कि ये पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस।
अच्छा, रेटिंग से मुझे याद आया कि रेटिंग के चक्कर ने और कुछ इस दौर के मुक़्तदिर हलक़ों के और हुकूमत के करतूतों ने ये मीडिया को बड़ा डिस्क्रेडिट कर दिया है। जब आप लोग हुआ करते थे सिर्फ, तो बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त काम समझा जाता था। अब कम व बेश यानी मीडिया पर्सन होना और पीटीआई का मेंबर होना एक जैसे हो गया है। इसकी क्या वजह है? इसी सवाल में आपने जवाब भी दे दिया। तो मीडिया, आप इसे मीडिया की बात कर रहे हैं ना, इसी मीडिया की बात कर रहे हैं जिसमें आप भी बैठे हैं, इस वक्त मैं भी बैठा हुआ हूँ। कुछ तो हम पे प्रेशर्स हैं, बैरूनी भी हैं और इदारती भी। कुछ प्रेशर्स जो हैं वो वाकई वो कन्विंस्ड हैं कि जेन्युइनली होने चाहिए, बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए मीडिया को। और जो विद इन इंस्टीट्यूशन जो प्रेशर आ रहे हैं हमारे अपने इदारे के अंदर से, वो कारोबारी नौयत के, रोज़गारी नौयत के हैं, कारकुनों का रोज़गार नहीं, मालिकान का। तो ये हैं। फिर कुछ हम खुद भी मुस्लिहीन बनने के शौक़ में मुब्तला हो गए हैं, लॉबियस्ट बनने के शौक़ में मुब्तला हो गए हैं। पेट हमारे साथ भी लगा हुआ है, बाल बच्चे हमारे साथ भी हैं। किसको अच्छा नहीं लगता कि वो 2 कमरे से फ्लैट से उठ के 1000 गज़ की कोठी में शिफ्ट हो जाए, और अगर 1 हफ़्ते के अंदर हो जाए तो क्या ही कहने। किसको अच्छा लगता है कि जो 1000 गज़ की कोठी में है उसका कोई फार्म हाउस ना हो। ख्वाहिश तो हर आदमी का हक़ है ना। उसमें फिर इस दौड़ में हम जब ये बात करते हैं कि कसूर किसका है, तो मुझे तो कसूर किसका नज़र नहीं आता, किसी का नज़र नहीं आता। मैं अगर अपने गिरेबान में झांकूं तो मैं बड़ी हद तक ज़िम्मेदार हूँ। मसलन जितनी महदूद आज़ादी मुझे मिली है, मैंने इनहेरेंट की है, क्या मैं वाकई उसको ईमानदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मेरा कलम जो है वो लिखते हुए 10 बार सोच रहा है कि यार अगर मैंने ये लिख दिया ना तो मेरा फ़लाँ काम फंस सकता है, फ़लाँ आदमी नाराज़ हो सकता है वो आइंदा जाके मेरे काम आ जाए। तो ये चीज़ें हमने अपने ऊपर खुद लगाई हुई हैं। फिर किसी ने नहीं कहा, एक तो होती है सेंसरशिप जो रियासत देती है कि जी इस पे आप बात नहीं कर सकते, वो बात समझ में आती है। एक होती है सेंसरशिप कि जो मालिक कहता है यार इन चीज़ों को छोड़ दो, आप हम बाकी चीज़ों पे आप आज़ाद हैं, लिखते रहें या बोलते रहें। एक होती है सेल्फ सेंसरशिप जो वसतुल्लाह खान खुद नाफिज करता है, जो सलीम साफ़ी खुद नाफिज करता है खुद पे। वो वसतुल्लाह खान के जो ज़ाती मफादात हैं उसके अंदर से निकलती है वो सेल्फ सेंसरशिप। उसका एहतसाब कौन करेगा? तो जो गिवन अपॉर्चुनिटी या गिवन सर्कल है जो जिसमें हम अपनी आज़ादी थोड़ी बहुत इंजॉय भी कर सकते हैं, वो भी हम कहाँ करते हैं। तो ये मसला इतना सीधा नहीं है जितनी मासूम चेहरा बना के आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा, उससे सब एक सीधा सवाल करता हूँ। मसलन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिहाज से हम फ्यूचर में कुछ बेहतरी की तवक्को करें या हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बेहतरी की तवक्को के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ज़वाल में तो हम हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि और ज़वाल में ना जाए। ये तरक्की में कौन जाता है, मैं जाता हूँ, मेरा बच्चा देखता है या उसका बच्चा देखता है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन कम से कम हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जिस पाताल तक हम पहुँच गए हैं उससे नीचे हम ना जाएं। डेमोक्रेसी जितनी भी बुरी सही, इसमें जितना भी छिचोरपन सही, जितना भी घटियापन सही, जितना भी बिकाऊ माल सही, जितनी भी कुंद ज़हनी सही, वो सब है। लेकिन ये प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। इसकी मिसाल में अक्सर जिस तरह की गुफ्तगू जब होती है तो मुझे एक ही मिसाल याद आती है कि जब हम अपने घर पे प्लम्बर से
नलका लगवाते हैं, और जब वो काम मुकम्मल कर देता है, इंस्टॉलेशन कर देता है, और उसके बाद जब हम नलका खोलते हैं तो शुरू में साफ़ पानी तो नहीं आता, बहुत ही गाढ़ा थिक किस्म का वो आना शुरू होता है। नलका आप और खोल देते हैं, उसके बाद वो पानी का रंग तब्दील होना शुरू होता है, वो गदला होना शुरू होता है, फिर थोड़ा हल्का ब्राउन होना शुरू होता है। आधे घंटे बाद ऐसा लगता है जैसे अब साफ़ पानी आने लगा है। अच्छा। और 45 मिनट बाद आपको वो पानी नज़र आने लगता है जो कि आपको चाहिए होता है। उसी नलके को जब आप दोबारा बंद कर दें शुरू में ही 15 मिनट में, यार ये क्या बात हुई, ये इसने पता नहीं क्या चीज़ कर दी है, ये तो गदला पानी आ रहा है, धोखा किया, फलाना, बंद कर दिया, और फिर आप जब 1 महीने बाद खोलेंगे फिर वही होगा आपके साथ। तो पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में अगर आप डेमोक्रेसी को चांस देना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी कोई पार्ट टाइम सूरत हाल नहीं है कि जी 1 हफ्ते के लिए हम डेमोक्रेटिक रहेंगे, 1 महीने के लिए नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। या तो आप डेमोक्रेसी पे ईमान रखते हैं कि यही हमारे लिए राह है, या आप ईमान नहीं रखते। ये जो पार्ट टाइम हमने तजर्बे किए हैं, मैं ओवरऑल 75 साल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा, पार्ट टाइम जो तजर्बे किए हैं इसमें हमेशा हमें नुकसान ही हुआ है। हमने हर तरह का, अब दुनिया का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, चीफ एग्जेक्टिव समेत जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता, वो तक कर लिया हमने। सदर और वज़ीर आज़म और कलेक्टिव क़यादत और इंडिविजुअल क़यादत, कौन सी ऐसी चीज़ है नहीं कर ली। हमने अपना पहिया फिर से ईजाद करने की कोशिश की, हालांकि 7000 साल पहले पहिया ईजाद कोई साहब कर चुके होंगे। लेकिन हमारा ये कमाल है कि हम नई गलतियां भी नहीं करते। गलतियां करना कोई मसला नहीं, गलतियां आपका हक है, गलतियां तो करनी चाहिए आपको। नहीं, लेकिन हमारे साथ ये भी है ना कि हम उन गलतियों को रिपीट भी जरूर करते हैं। मैं उसी आजकल कुछ एक लोग बात कर रहे हैं फिर सदारती निज़ाम, उसी ट्रेजेडी की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि हम जो दोबारा बार बार पहिया ईजाद करने की कोशिश करते हैं, और इस दफ़ा हम कहते हैं कि जी हम कामयाब हो जाएंगे, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। पहले तो आप माने कि इसके अलावा कोई सिस्टम हमें नहीं चाहिए। जब आप मानेंगे, शुरू में ये सब होगा जिसकी तरफ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सारी बुराइयाँ आएंगी डेमोक्रेसी के साथ। जिस तरह जब भी आमरीत आती है तो उसके साथ कौन कौन सी बुराइयाँ हमने नहीं देखी कि क्या नहीं आती। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर उस सबकत कलामी सब्र नहीं है। असल मसला ये है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। हम पौधा लगाने के बाद हर बकौल नवाज़ादा नसरुल्लाह खान हर दूसरे दिन उसे उखाड़ के देखते हैं कि यार अभी तक जड़ नहीं पकड़ी इसने। जिस दिन हमें किसी सिस्टम के हवाले से सब्र आ जाएगा ना कि यार अभी नहीं चल रहा, अभी मौसम ठीक नहीं है, लेकिन यही पौधा फल देगा एक दिन, तब आपके मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। वरना ये बिल्कुल ऐसा है कि यार इस डॉक्टर के पास गए, यार इस डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा है, फलाने डॉक्टर के पास चलो, यार इससे नहीं आराम आ रहा है, फिर साफी के पास चलो, मरीज कभी ठीक नहीं होगा। अच्छा, डेमोक्रेसी पे तो कोई यानी दो राय नहीं है। दो राय हैं सर, इस मुल्क में 2 नहीं 4 राय हैं। हाँ नहीं, वो तो खैर चाहिए। अजीब गरीब लोग पाकिस्तान में हैं भी, एक तबका हर जगह पे होता है कि ऐसे भी हैं कि जो माशाल्लाह की हिमायत पे अभी लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन जो उसमें फिर डेमोक्रेसी में सदारती भी है और पार्लिमानी भी है। आजकल फिर कुछ लोगों ने वो मंत्रा शुरू कर दिया है सदारती का। अच्छा, उस पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये तजुर्बा किया तो खुदा न खास्ता ये आखिरी बार साबित होगा फिर पाकिस्तान के वजूद के लिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, देखिए ये तरियाक बन जाएगा तमाम मसाइल के लिए। आपकी क्या राय है? नहीं, इनमें से जो आपने दोनों चीज़ें बताई, इनमें से कौन से तजर्बे हैं जो हम पहले नहीं कर चुके? उनमें से कौन सा तजर्बा है जो हमारे लिए तरियाक साबित हुआ है? मसला ये है कि अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है और अगर हम में सब्र नहीं है तो फरिश्ते भी अगर आ जाएं तो वो नाकाम हो जाएंगे। अच्छा, फरिश्तों से मुझे याद आया, ये न्यूट्रल, वाकई न्यूट्रल आपको भी दिखते हैं? दुनिया में इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जाहिर है कि अगर आप
सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं और आपके मुंह को खून लग चुका है या नहीं भी लगा है, तो आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? फिर अब ये कह सकते हैं कि इस वक्त न्यूट्रल नहीं है, बस खान का साथ छोड़ दिया है। स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, न्यूट्रलिटी इज़ अनदर थिंग। स्ट्रेटजी वक्त का तकाजा है कि अब ये काम कर लिया जाए, वक्त का तकाजा है अब वो काम कर लिया जाए। अब इसको एक आदमी जो है वो कोई भी नाम दे सकता है, न्यूट्रल कह ले, जानिबदार कह ले, गैर जानिबदार, डजेंट मैटर। पूरे ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं बेसिकली। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन के तहत वक्ती तौर पर सियासत में न्यूट्रल हो चुके हैं। मैं लफ्ज़ न्यूट्रल इस्तेमाल ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली कल उन्हें ये सूटेबल लग रहा था, अब ये आज सूटेबल। एक तो ये है ना कि कोई हक व बातिल का मामला हो तो हक व बातिल का मामला कहाँ से आ गया? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मसलन अब जुडिशरी को आईनी लिहाज से उसूली तौर पर तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। जी जी। इसी तरह फ़ौज को तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। तो मैं उस न्यूट्रलिटी की बात करता हूँ कि और बाकी दुनिया में हम देख भी रहे हैं कि सियासत में उनकी फ़ौज न्यूट्रल होती है, उनका अदलिया न्यूट्रल होता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें फ़ौज न्यूट्रल होना चाहती है पाकिस्तान में, फ़र्ज़ कर लेते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो? दुनिया की किस मुल्क में हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई उठ के ये जुमला बोल देता है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे है? इस जुमले का मतलब क्या है? क्या हुकूमत कोई अलग चीज़ होती है या फ़ौज कोई अलग चीज़ होती है, या हुकूमत फ़ौज के मातहत कोई चीज़ है, या फ़ौज हुकूमत के मातहत कोई चीज़ है? ये सिर्फ़ यहीं आपको मिलेगा। फिर यह है कि मुक़्तदिर हल्के जो हैं, क्या कौन से मुक़्तदिर हल्के? अब मुक़्तदिर हल्के एक फ़ॉरेनर के तौर पे मैं देखूं तो आरिफ अलवी है, इमरान ख़ान है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है। मुक़्तदिर हल्के किताबी अगर अंदाज में देखा जाए तो मैं ये है। अच्छा, जब कहा जाता है कि नहीं मुक़्तदिर हल्के ये नहीं, अच्छा मुक़्तदिर हल्के अगर फ़ौज है तो फिर तुम कौन हो? तो या तो ये तुम मान लो कि वो हैं और आप कुछ नहीं हैं, आपको फिर आप सब्र कर लें कि जी नहीं सर आप हैं, हम जो है जैसे आप कहेंगे वैसा करेंगे। आपके साथ मसला ये होता है कि आप ये मान के आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि नंबर 1 2 3 4 5 हम ये चीज़ें अगले 5 साल में करेंगे, ठीक है। किससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? कंपनी के मालिक से। वो आपको CEO बना देता है। कुछ तीसरे साल आपको अचानक बैठे बैठे ख्याल आता है कि यार कंपनी तो मैं चला रहा हूँ, रोज़मर्रा का काम तो मैं कर रहा हूँ, ये तो बैठा बैठा सिर्फ जो है मुझे कभी कभी फ़ोन पे ऑर्डर दे देता है, ये कर लो, ये ऐसे कर लो, बाकी ये है पॉलिसी एग्जीक्यूट तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये काम? वहाँ आपका एक क्लैश होता है और आप ये भूल जाते हैं कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आपने अपने हाथ पांव उसी वक्त बंधवा लिए थे। या तो ये होना कि आप में इतना दम हो कि यार किसी कीमत पे इक़्तिदार नहीं चाहिए जब तक कि ट्रू अवामी डेमोक्रेसी नहीं होगी, सिर्फ अवाम ही बाइख्तियार होंगे, कोई मुक़्तदिर वग़ैरह इधर उधर XYZ नहीं होगा। पार्लियामेंट होगी, मैं वो इलेक्शन में इलेक्ट हो के आऊँगा, नहीं आता मैं मर जाऊँगा, मैं सौदेबाजी नहीं करूँगा। या तो आप में इतना दम हो, आप बनते हैं 4 दिन के लिए लेनिन, 2.5 दिन के लिए माओ ज़ेतुंग, फिर आपको वो कहता है यार ये मिठाई, यार आ जाओ ज़रा बैठ के बात कर लेते हैं, तो आप कहते हैं सरकार बताइए क्या करना। आप जमाली बन जाते हैं या शौकत अजीज। अचानक से आपका जो लेनिन है और माओ ज़ेतुंग है और ट्रॉट्स्की है और कास्त्रो है वो कहीं गायब हो जाता है। तो या तो आप इधर कर लें फैसला या उधर कर लें, मुसीबत उठाने का आप में स्टेमिना नहीं है। एक पार्टी जो रह दे के जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहेगी जिसने मुसीबतें उठाई वो पीपल्स पार्टी है, जिसने ज़िया दौर में जो आपको पता ही सब हुआ। लेकिन उसके बाद उसने भी देखा यार ये क्या, मतलब मैं अकेला कब तक, बाकी तो सारे चूरी खाने वाले मजनू हैं। तो उन्होंने कहा जी जब ठेला उलट ही गया है
तो मैं भी कुल्फ़ी खाऊं, तो वो भी कुल्फ़ी खाने में लग गए। तो अब सब कुल्फ़ी खा रहे हैं। और अब इस बात को, हकीकत को उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि बस ये ठेला है, ठेले का मालिक कोई और है, हमें सिर्फ रोज़ाना कुल्फ़ी बना के बेचनी है। और मुकाबला सिर्फ ये है कि भाई अच्छी कुल्फ़ी कौन बना सकता है, अच्छी कुल्फ़ी कौन बना सकता है, और उसकी जगह मैं फेवरेट बन जाऊं या उसकी जगह मुझे खिदमत अच्छा, और ये कोई खुशी की बात नहीं, ये ट्रेजिडी है कि वो पीरज़ादा कासिम का एक शेर है कि असीर जुर्रत परवाज़ आज़माने लगे, असीर जुर्रत परवाज़ आज़माने लगे, वो ताज़ियाने लगे, होश सब ठिकाने लगे। वाह, ये है आज का पाकिस्तान। बस आपने उसमें सब कुछ समेट लिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया असदुल्लाह खान साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।